विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास कर रहे थे हम लोग, ठीक है। भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन, निस्यंदन बोलते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि भाई उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो, छन छन कर नीचे चली जाएगी, है ना। बड़ा जो वर्ग होता है, धनाढ्य वर्ग होता है, उसको शिक्षित कर दो तो नीचे गरीब आदमी तक भी पहुंची जाएगी, है ना। चलो, तो शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया था कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग से शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा। यह सिद्धांत हर जगह पर अप्लाई होता है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। कुछ बच्चे अगर अच्छे हैं पढ़ने में, उनको अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए, रिजल्ट मिल गए, तो समझ लीजिए कि जो नहीं पढ़ रहे थे उनकी भी समझ में आ जाता कि हाँ यार, पढ़ने से ही क्या होता है, छन छन कर। तो परंपराएं ऐसे ही चलती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, बड़े से सीखते हैं। आप उतना हम लोगों से नहीं सीखते हो जितना अपने सीनियर से सीखते हो, ठीक है। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह क्वेश्चन बनेगा आपका। आपने ये याद रखना, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या याद रखना है, लॉर्ड ऑकलैंड। और जब पूछेगा कि शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कब समाप्त हो गया, तो आपने बोलना वुड डिस्पैच जब आया 1854 का, डलहौजी के समय में, तो उसके बाद ये क्या हो गया, निस्यंदन सिद्धांत एक प्रकार से समाप्त हो गया, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। वैसे मैकॉले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में ही प्रभावशाली हुई। इसीलिए आप बोलेंगे कि शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। यद्यपि लगा सकते हैं आप, यद्यपि मैकॉले ने भी इसी सिद्धांत पर क्या किया था, कार्य किया था, लेकिन जो ये नीति प्रभावित हुई किसके समय हुई, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड का ही नाम लिया जाता है निस्यंदन सिद्धांत में। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 1854 का वुड डिस्पैच। क्या पढ़ रहे हैं, वुड डिस्पैच। और ये चार्ल्स वुड हैं, एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पर इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। डलहौजी का समय है, डलहौजी जरूर लिखना है आपने। क्या लिखना है, डलहौजी। इनके नाम पे एक शहर है हिमाचल में, जैसे आपके उत्तराखंड में लैंसडाउन एक शहर है ना, छावनी, है ना, वैसे ही डलहौजी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अभी भी अंग्रेजों के कुछ क्या मतलब छूटे हुए हैं कुछ, क्या जिनसे पता चलता है कि हम कभी गुलाम थे उनके। चलो, शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 में चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि 1853 का एक्ट आया। 1853 के एक्ट में कहा गया कि शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए। क्या बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए। तो कमेटी बनाई गई। कमेटी में जो थे वो कौन थे, चार्ल्स वुड थे। उन्होंने अपना डिस्पैच दिया, तो उसी को बोलते हैं हम चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको बोलते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। समझ में आया, क्या आया समझ में, मैग्ना कार्टा समझ में आ गया कि क्या था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र था, मूल अधिकार मांगे ब्रिटेन की जनता ने 1215 में, जब यहां इस देश में थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा जा रहा था। क्या लड़ा जा रहा था, तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था। 2 युद्ध तो पढ़ लिया आपने, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, राय पिथौरा विजयी हुए, पृथ्वीराज थर्ड विजयी हुए और मोहम्मद गौरी हार गया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। फिर आपने पढ़ा 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और क्या, मोहम्मद गौरी जीत गया। यही पढ़ा आपने, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दिज, है ना, ठीक है। लेकिन एक थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ। किस किस के बीच में हुआ, 1215 किसका काल था, इल्तुतमिश का काल था। इल्तुतमिश के समय में हुआ। किसके साथ हुआ, कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा। मोहम्मद गौरी के 3 दास थे। मोहम्मद गौरी कहता था किसी का एक बेटा हो सकता, 2, 3, 4, 5, मेरे तो अनेक हजार बेटे हैं मेरे तुर्की गुलाम। और उनमें 3 गुलाम बड़े इंपॉर्टेंट थे। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर बन गया लाहौर में, दिल्ली में, मतलब लाहौर का, दिल्ली सल्तनत में लाहौर में की गद्दी पर बैठा।
उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बैठा, कौन? आराम शाह। उसके बाद आया इल्तुतमिश, बदायूं से बुलाया गया उसे, भैया तुम संभालो, ये तो बेकार है। तो इल्तुतमिश को फिर टक्कर दी किसने? कुबाचा ने। किसने? हाँ जी, यल्दौज के साथ, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो इन दोनों ने क्या किया? टक्कर दी। किसको? यल्दौज ने और कुबाचा ने। तो यल्दौज के साथ हुई फिर क्या? थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो ठीक है, जो भी हो, तो यहां लड़ाइयां चल रही हैं, वहां ब्रिटेन में वहां के लोग क्या मांग रहे हैं? अपने अधिकार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, वहां पर अधिकार मांग रहे हैं, राजा से मांग रहे हैं, सम्राट जॉन से मांग रहे हैं, एक कागज पर लिख रहे हैं हमें अधिकार चाहिए, साइन करो इस पर। क्या कर रहे हैं? अधिकार मांग रहे हैं। उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। जहां जहां पर अधिकार मिलेगा वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाएगा और बोला जाएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है, 1854। इतना क्लियर हो गया भाई? ठीक है। शिक्षा का प्रसार का ये मैंने बता दिया। दूसरा चरण, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 19 जुलाई 1854 को भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहत योजना तैयार की, जिसने अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया। क्या किया? और ये वहीं से चला आ रहा है भाई, जो आप देख रहे हो ना। अब नई शिक्षा नीति आ गई, बहुत कुछ सुधार की बात की जा रही है, लेकिन वो जो एक पैटर्न है वो आज तक क्या नहीं हुआ? हाँ, चेंज नहीं हुआ है। ले देखे, इसमें 100 अनुच्छेद थे। वुड डिस्पैच में कितने अनुच्छेद थे? आर्टिकल्स, 100 आर्टिकल्स थे। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या थी सिफारिशें भाई? एक याद रखना बस इसमें सबसे पहले, कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिनका कार्य क्या था? परीक्षाएं संचालित करना था। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका, सबसे पहले याद कर लो। क्या याद कर लो? लिखना मत इसको पहले पॉइंट में, जब मेंस लिख रहे होंगे तो पहले पॉइंट में मत लिखना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों, 3 प्रेसिडेंसी थी ना उनकी, अंग्रेजों की। कौन कौन सी? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, तीनों जगह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने थे। लेकिन इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये खाली परीक्षा संचालित करने वाली क्या थी? विश्वविद्यालय थे। बस जाना था, परीक्षा देनी थी, यहां से फिर वो मार्कशीट और डिग्री मिलती थी कि भाई तुमने परीक्षा पास कर ली। पढ़ना खुद पड़ता था। समझ में आया? सेल्फ स्टडी, क्या बोलते हैं उसको? स्वाध्याय। ठीक है। तो डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें क्या थी भाई वुड डिस्पैच की? तो सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे, ऐसा बोला गया इसमें कि सरकार क्या करे? पाश्चात्य शिक्षा, किसका? पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, दर्शन बोलते हैं फिलोसफी को, किसको? दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। देखो, ये अगर दर्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा दर्शन उपनिषदों में मिलता है। कहाँ मिलता है? और उससे बड़ा दर्शन किसी का नहीं है। यहां पर तो मृत्यु के बाद के रहस्य भी लिखे हुए हैं दर्शन में। क्या लिखे हुए हैं? यम नचिकेता संवाद मिलता है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा नचिकेता यमराज से पूछता है मृत्यु का रहस्य क्या है महाराज, बताइए, आप मृत्यु के देवता हैं। यमराज बताता है कि मृत्यु के ये रहस्य है। कठोपनिषद चेक कीजिए, यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है। ठीक है। और हर एक चीज बताई गई है दर्शन में। तो यम नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। विज्ञान, ये उपनिवेशवादी थे। कठोपनिषद में मिलता है, बिल्कुल। ये उपनिवेशवादी थे। इन्हें क्या करना था? दोहन करना था, शोषण करना था। कहां का? अरे भाई, जितनी भी साइंस की बुक्स हैं ये आपको एमएससी कराने के लिए और पीएचडी कराने के लिए और आपको डॉक्टर की उपाधि देने के लिए थोड़े बनाए गए थे। ये सब्जेक्ट क्यों बनाए गए थे? इन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बन गई बॉटनी। कौन सा वृक्ष, कौन सा प्लांट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसका दोहन कर सकते हैं हम दूसरे देश में जाकर, है ना भाई। मलेरिया है वो कुनैन की छाल से प्राप्त, कुनैन जो प्राप्त होगी वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होगी। कौन बताता है आपको? बॉटनी बताती है। कौन बताती है? बॉटनी बताती है। ऐसे जूलॉजी भी उन्होंने क्या किया? ये जो मैंने कहा जितने भी सब्जेक्ट बनाए गए हैं ये आपके एमएससी, बीएससी और पीएचडी करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये क्या करने के लिए बनाए गए थे? वैसे उपनिवेशों का दोहन करने के लिए, कि हम जब उस देश में जाएंगे तो किस प्रकार के प्लांट, किस प्रकार के ट्रीज,
किस प्रकार का क्या वेजिटेशन और किस प्रकार के फ्लोरा फौना मिलेंगे हमें, और हम क्या दोहन करें वहां से। लाल चंदन का दोहन करेंगे हम क्या करेंगे, टीक का दोहन करेंगे। हमारी जब रेल बिछेगी तो ये वाली पटरी के बीच में ये वाली लकड़ियां लगेंगी। हमें लीसा प्राप्त होगा चीड़ से, हमें जो ऑयल प्राप्त होगा देवदार से, हमें चिलकोजा मिलेगा यहाँ से। सब कहाँ से पढ़ा? बॉटनी में पढ़ा ना आपने, ऐसे जूलॉजी में भी पढ़ा। तो ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, है ना। वर्गीकी के पिता, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन? हाँ जी, कार्लस लिनियस। तो ये आपका 1 नंबर ग्रुप सी में 1 नंबर का पेपर क्वेश्चन सही करने के लिए नहीं बनाए गए थे, तो समझ में आया। पर फिर भी सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। किसका प्रसार करे? साहित्य का प्रसार करे। और कालिदास की भूमि पे शेक्सपियर के नाटक आपको क्या कर दिए गए, पढ़ा दिए गए। एट टू ब्रूट, ब्रूटस तुम भी। बड़े खुश हुए बच्चे, क्या हुए? खुश हुए। चलो, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो भाई। क्या बोला? उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। देखो, देसी भाषा बोलते हैं वर्नाकुलर, एक वर्ड आएगा अभी जब हम क्या पढ़ेंगे, लिटन पढ़ेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देसी भाषा वर्नाकुलर जब भी आएगा तो समझ लीजिए देसी भाषाओं के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। क्या की जाएं? और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। और ये नहीं चला, बहुत लंबे समय तक चला भाई। 12वीं तक हिंदी माध्यम, उसके बाद कॉलेज में गए और इक्विलिब्रियम शब्द आ गया और उनकी समझ में नहीं आया बच्चे के, हिंदी वाले के इक्विलिब्रियम क्या हुआ। हमने तो साम्य अवस्था पढ़ा था, क्या पढ़ा था, और वहां पर आ गया इक्विलिब्रियम आ गया, अजीब सा शब्द था, डिक्शनरी में खोजना पड़ा। ऐसा ही हुआ था? नहीं हुआ था ऐसा? क्या हुआ था? अच्छा, पढ़ा था आपने। चलो, देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। क्या की जाए? अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाए। क्या कराया जाए? बीएड कराया जाए, एमएड कराया जाए। ये सब उन्हीं की देन है। इनकी बीएड होता है, पहले 1 साल का होता था, अब कितने साल का होता है भाई? 3 साल का कि 2 साल का? फिर एमएड होता है 2 साल का होता है। ऐसे जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनके लिए अलग होता है, क्या बोलते हैं उसको, डीएलएड। डीएलएड होता है, पहले बीटीसी होता था। ठीक है। तो यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, शिक्षक बनना है तो सिर्फ क्या उसको खाली अपने जीवन मतलब उसके लिए मत करना, अगर अंदर से शिक्षक है तो ही शिक्षक बनना। ठीक है। तो वुड डिस्पैच में अगली जो बात कही गई वो महिलाओं की शिक्षा की बात की गई कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। भाई क्या दिया जाए? ये एक बहुत अच्छी बात थी कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई, किसमें? वुड डिस्पैच में। ठीक है। अगला जो बोला गया वो बोला गया कि शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना थी। निजी प्रयास, यहां पर जो कीवर्ड है आपका वो क्या है? निजी प्रयास। ठीक है, यानी निजी प्रयासों से भी शिक्षा को क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया, शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। अगला बोला कंपनी के 5 प्रांतों बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। निदेशालय समझते हो? डायरेक्टरेट होते हैं शिक्षा के लिए, निदेशालय, जहां पर कौन बैठते हैं? निदेशक बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं। तो 5 प्रांतों में डायरेक्टर बिठाए गए और साथ में ये 5 प्रांत कौन थे? बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। लोक शिक्षा निदेशक बोलते हैं डायरेक्टर को, और जहां पर बैठेगा उसको बोलते हैं डायरेक्टरेट। इतना समझ में आ गया? ठीक है। बाकी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सबसे पहले बता दिया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई और बोला गया कि इनका कार्य खाली क्या है? परीक्षा संचालित करना होगा। क्या होगा? शिक्षा नहीं दी जाएगी पर परीक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालय बनेंगे। वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव से आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। तो
आपने बोलना अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो पढ़ी थी अभी आपने, वो कब समाप्त होता है? वुड डिस्पैच आने के बाद। क्लियर हो गया? ठीक है। वुड डिस्पैच की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई। 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। 1857 ईस्वी तक तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित हो गए। जेई बेथुन के प्रयत्नों से महिला पाठशालाओं की स्थापना हुई। महिला पाठशालाओं की स्थापना, एक ये याद करना है आपने। मतलब अब इसके प्रभाव क्या हुए ये देखे जाएंगे ना, परिणाम क्या निकले। आपने इसका नाम याद रखना है, किसका? जेई बेथुन के प्रयत्नों से महिला पाठशालाओं की स्थापना हुई। बंबई स्थित दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और जी अगरकर मतलब गोपाल गणेश अगरकर ने मिलकर की। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है कभी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, आपने दो नाम याद रखना है। पहले तो याद रखना है कहां पर? बंबई। कहां पर? बंबई में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर, जी अगरकर ने मिलकर की थी। इतना क्लियर हो गया? अगरकर कोई क्रिकेट का प्लेयर भी है, अजीत अगरकर, तो याद रहेगा आपको, जी अगरकर याद रखना है यहाँ पे आपने, ठीक है। गोपाल गणेश अगरकर। अगला है भाई हंटर कमीशन। क्या? सबसे पहले याद कर लो रिपन का हंटर। लॉर्ड रिपन के समय में आया, इसलिए रिपन का हंटर। तो लॉर्ड रिपन के समय में हंटर कमीशन। दूसरा एक बार पूछा कि शिक्षा पर पहला आयोग कौन सा था, तो आंसर हंटर कमीशन। आपने अभी तक मैकॉले माइनेट पढ़ा, आपने अभी तक वुड डिस्पैच पढ़ा, आपने कमीशन नहीं पढ़ा। कमीशन ये वाला है पहला, कौन सा? हंटर कमीशन। और ये हंटर कौन है? डब्ल्यू हंटर है। कौन है? और इन्होंने एक किताब लिखी है इंडियन मुसलमान। क्या लिखी है? देखो एक बार चेक करो, इंडियन मुसलमान इन्होंने लिखी। कभी आईएएस में पूछा गया था क्वेश्चन, हु रोड द बुक इंडियन मुसलमान? आंसर डब्ल्यू हंटर। और इनका डेजिग्नेशन भी याद करना जरा, इनका डेजिग्नेशन क्या था, मतलब क्या किस पद पर थे ये बाद में जो ये हंटर कमीशन में आए? इन्हीं की है। डेजिग्नेशन क्या था इनका? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन। अरे भाई इनका एक पैटर्न होता था अंग्रेजों का कि जैसे वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच के बाद कुछ इंप्लीमेंटेशन हुए उसके, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्पैच की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई है ना। 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। क्या की गई? लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जेई बेथुन के प्रयत्नों से महिला पाठशालाएं स्थापित की गई। तिलक और अगरकर के सहयोग से क्या? बंबई में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ये इनके प्रभाव है ना, लेकिन ये अपनी तरफ से डब्ल्यू हंटर को क्या कर रहे हैं? आयोग बना रहे हैं। इस आयोग का काम क्या था? 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। मूल्यांकन समझते हो? चेक करना था कि शिक्षा का कुछ प्रसार हुआ कि नहीं हुआ। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके जो एम थे ना उसमें ही बोल दिया गया था कि आपने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय देने हैं। वैसे भी जो आयोग होता है वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन देता है, इंप्लीमेंट करना उसका काम नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करता है? सिफारिशें देता है। आयोग क्या करता है? सरकार का काम होता है उसमें से कितनी सिफारिशों को माने या ना माने। इतना समझ में आ गया? क्या सिफारिशें की आयोग ने? प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो। किसमें हो? उपयोगी विषयों में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। किसको सौंपा जाए? जिला बोर्ड और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। बीएड में एक पेपर होता है पूरा जो आप पढ़ रहे हैं अभी, इसको पास करना होता है बीएड करने के लिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो। एक तो स्थानीय भाषा में हो, उपयोगी विषयों को ही शिक्षा दी जाए। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। जिला बोर्ड और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह कह दी इन्होंने कि सरकार को अपने हाथ खींच लेने चाहिए। भाई कहां से? उच्च शिक्षा संस्थाओं से।
इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। सरकार खाली क्या करे, सरकार कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता जुटाए, वित्तीय सहायता समझते हो मतलब फाइनेंस दे, और साथ में अनुदान, अनुदान मतलब जो वापस नहीं होता है, एक तो होता लोन, एक होता अनुदान। अगर ऋण दे रहे हैं तो वापस करना पड़ेगा। अनुदान मतलब है ना, यूजीसी फुल फॉर्म, ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या देती है यूजीसी? अरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्या बोलते हैं उसको, यूजीसी को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, उस समय नहीं था यूजीसी, यूजीसी बाद में बना है ना। बल्कि ये भी क्वेश्चन बनता है यूजीसी कब बना, कब बना भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे हमारे उपराष्ट्रपति, शिक्षक दिवस 5 सितंबर है ना, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, राधाकृष्णन कमीशन बोलते हैं। उसके बाद यूजीसी बनी। क्या 1953 में बना यूजीसी या 56 में बना? 56 में तो उसको ऑटोनोमस किया गया होगा। चेक कीजिए कब बना था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिलहाल में यहां पे 53 और 56 में उसको ऑटोनोमस किया गया, ऐसा ही हुआ था। हाँ, ठीक है। तो उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए और उसकी जगह पर सरकार को क्या करना चाहिए? खाली कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए, विशेष अनुदान निर्धारित करने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात थी। हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षाओं के अंतर्गत व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कौन सी व्यावसायिक शिक्षा बोलते हैं? एक तो हो गया जैसे आप साहित्य पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, पर व्यावसायिक नहीं है वो। व्यावसायिक में क्या आता है? आपको फोटोग्राफी सिखा दी, आपको मोबाइल के ऐप बनाने सिखा दिए, आपको क्या बोलते हैं, जो भी चल रहा है व्यवसाय जिससे आप कर सको आगे चलकर, है ना। तो इसमें बोला गया व्यावसायिक शिक्षा और व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया। क्या कहा? खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने के लिए कहा। आयोग ने कहा कि भाई खाली जो महिला शिक्षा है वो प्रेसिडेंसी नगरों में है, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में है, और जगह का क्या होगा? और जगह की महिलाएं नहीं है क्या? उनको भी तो शिक्षा दी जानी चाहिए। खेद प्रकट किया इन्होंने और कहा कि क्या बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया गया। किसको? निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन। और निजी प्रयत्न क्या होते हैं? निजी प्रयत्न क्या होते हैं भाई? सरकार पे ही आश्रित ना रहे। अगर हम सब सरकार पे आश्रित रहते, इतने सारे जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, फिर शिक्षा मिलना मुश्किल था। फिर तो शिक्षक और छात्र अनुपात क्या होता जानते हो? अगर माना ये प्राइवेट स्कूल ना चल रहे होते तो शिक्षक छात्र अनुपात ऐसा होता कि एक क्लास में 1000 बच्चे, एक क्लास में 1000 बच्चे, ऐसे ही तो होता। वो तो शुक्र है कि प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं अपना, है ना, मान्यता लेनी पड़ती है, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड, है ना। हंटर आयोग की संस्तुतियों पर सामान्यतः प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। हंटर आयोग की संस्तुतियों पर सामान्यतः प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के पश्चात आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा और कॉलेजी शिक्षा का तीव्रतम विकास हुआ। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब देख लीजिए भाई, पंजाब विश्वविद्यालय बहुत पुराना है। कब का है? 1882 का है। कब का? और 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। क्या है? और इसीलिए पहले आईएएस की तैयारी करने के लिए लोग कहाँ जाते थे? इलाहाबाद जाते थे। शिक्षा का केंद्र था इलाहाबाद। हाँ, अगर आपको अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है तो इलाहाबाद जाना पड़ता था पहले, प्रयागराज जिसे बोलते हैं। ठीक है, आईएएस की तैयारी भी वहीं होती थी। एक बार फिर बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? ट्यूशन पढ़ाने पर। ये पता है? नहीं पता होगा। उन्होंने कहा जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय का है, चाहे वो इंटर कॉलेज का है, चाहे वो डिग्री कॉलेज का है, जो प्रोफेसर हैं सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। कोचिंग भी अपने आप में क्या होता है? ट्यूशन होता है। क्या होता है? ट्यूशन होता है।
बड़े बड़े प्रोफेसर्स क्या करते थे, लेक्चर देते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो थे वो वही वहां उनके लेक्चर चलते थे, लोग पढ़ते थे, जाते थे, आईएएस में निकलते थे। अचानक से सरकार का एक आदेश आया और प्रयागराज का जो शिक्षा का वो था, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को क्या करना पड़ा, अपने हाथ खींचने पड़े। और बागडोर किसके हाथ में आ गई? बागडोर आई उनके सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के हाथ में। इनके हाथ में उनके जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होते थे, उन्होंने कहा भाई हम पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, अब हम तो पढ़ा नहीं सकते। अब जैसे आप में सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो अब आज के बाद क्या करेगा, क्लास लेगा। ठीक है, क्लास हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि क्या मार्केट ढूंढा गया, और वो मार्केट कहाँ मिला? कहाँ मिला? वो दिल्ली में राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, डॉक्टर मुखर्जी नगर। धीरे धीरे वहां से लोग क्या हुए, नए मार्केट की तलाश में गए, और मुखर्जी नगर हब बन गया। ओल्ड राजेंद्र नगर क्या बन गया? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और मुखर्जी नगर बन गया हिंदी माध्यम वालों के लिए। हालांकि मुखर्जी नगर में इंग्लिश में भी चलती है कोचिंग, तो समझ में आ गया। और प्रयागराज क्या हो गया, थोड़ा डाउन हो गया। तो फिर आईएएस का जो बाजार है वो कहां चला गया? दिल्ली। इतना समझ में आ गया? ठीक। फिर एक बार जब खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर सरकार चेंज हुई, तो प्रतिबंध मेरे ख्याल से हट गए। फिर दोबारा प्रोफेसर साहब आए, लेकिन 5 साल में 10 साल में क्या था, अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? मार्केट एक बार हाथ से गया तो गया, है ना? ऐसे ही होता है। आप कितने भी अच्छे हो, आप प्रतिस्थापित किए जाओगे। क्या किए जाओगे? आप कितने भी ईमानदार, कितने भी अच्छे, कितने भी विद्वान कुछ भी हो, आप किसी ना किसी के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाओगे। ये बाजार का नियम है। ठीक है, चलो। आयोग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के पश्चात आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा का तीव्रतम विकास हुआ। कालांतर में 1882 में, ये याद रखना भैया, पंजाब विश्वविद्यालय 1882, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम रैले कमीशन। क्या पढ़ रहे हैं अगला? रैले कमीशन। कर्जन, कौन? लॉर्ड कर्जन। जिसके समय में सर्वाधिक रेल लाइनों का विकास हुआ, वही लॉर्ड कर्जन। वही लॉर्ड कर्जन जिसने क्या किया, जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा करने का प्रयास किया, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कोई भी हो। अगर ये ना करते, क्या ना करते, जो आपके प्राचीन स्मारक हैं, आपके क्या हैं, उनकी सुरक्षा ना करते, तो बने होते वहां पर। क्योंकि आदत है भारतीयों की क्या करने की, एक पान का पत्ता, उस पर तीर, इधर एक नाम उधर एक नाम, ऐसे ही लिखते हैं, है ना? अपना फोन नंबर लिखने की आदत है कई लोगों को। बीमार है मानसिक रूप से कई लोग। क्या है? बीमार है वास्तव में। सड़क पर चलते हैं तो हॉर्न देना है, आगे कोई हो ना हो, एक ही गाड़ी होगी पर हॉर्न देना, हॉर्न देना, हॉर्न देना। इन लोगों को मानसिक रोगी कहा जाता है। ठीक है। 4 स्कूटियां ऐसी खड़ी हैं और पीछे से आपने स्कूटी ऐसे खड़ी कर दी, इसका मतलब मानसिक रोगी है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। पार्किंग सेंस नहीं है आपको। आपको यह सेंस नहीं है कि आगे जो व्यक्ति जा रहा, हो सकता है बुजुर्ग हो, वो धीरे चला रहा हो, आप उसके पीछे क्या कर रहे हो, हॉर्न दे रहे हो, हॉर्न दे रहे हो, उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहे हो। आप स्वयं मानसिक रोगी हो। लेकिन ऐसे ही आप जगह जगह प्राकृतिक जगहों पर जा रहे हो, उसके प्रकृति को क्या कर रहे हो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको अगर बिगाड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो, मानसिक रोगी हो। क्या हो? बाग में जाने के भी आदाब हुआ करते हैं। फूल पे बैठी हुई तितली को ना उड़ाया जाए। अगर आप किसी बाग में जा रहे हो और फूल पे कोई तितली बैठी है ना, फूल तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उस पर जो तितली बैठी है उसको भी नहीं उड़ाना है। एटिकेट्स बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है? हाँ। और अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, तो आपने बीच में दखलंदाजी नहीं करनी है। भले ही बाघ किसी को, हिरन को खा रहा हो, आपने बीच में जाकर क्या नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप दयालु प्रवृत्ति नहीं है, आप प्रकृति के साथ क्या कर रहे हो, आप फूड चेन खराब कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आप अगर कहीं जा रहे हो, जंगल में घूमने जा रहे हो, आपने परफ्यूम लगा रखा है, वो भी गलत है। क्यों? आप वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। समझ में आया? तो आप लोगों ने पढ़ने के साथ साथ अच्छा व्यक्ति भी बनना है। पार्किंग सेंस सीख लीजिए सबसे पहले। नंबर 2, हॉर्न बजाना वाला, वरना जल्द ही वो स्कूटियां आएंगी जिसके पीछे गन लगी होगी। ये ध्यान रखना। हाँ, ऐसा आएगा समय, लोग परेशान हो चुके हैं भाई, खासकर जो बड़ी उम्र के लोग हैं। चलो जी।
विदेशों में हॉर्न बजाना माना जाता है क्या? अपमान माना जाता है अगर किसी ने पीछे से हॉर्न बजाया। आपको जल्दी जाना है, आप टाइम से निकलिए। हॉर्न बजाना, लाइट देना, मतलब क्या करना? दूसरे व्यक्ति को परेशान करना। मतलब पीछे से लाइट देते ना रात को, डिपर पीछे से देते हैं, बुरा माना जाता है। ये सीखना पड़ेगा आपको। अगर आपको विकसित राष्ट्र बनना है तो ये सारे एटिकेट सीखने पड़ेंगे। चलो, सबसे पहले पायदान पर पैर साफ करना सीखिए। स्वच्छ भारत मिशन में अगर आपको क्या करना, निबंध लिखना। अच्छा, चलिए। तो भाई कर्जन, रैले कमीशन, थॉमस रैले नाम था इनका। क्या करना था? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकॉले की योजना की आलोचना की। क्या की? मैकॉले की योजना की आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने जाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनीतिक अधिक था, शैक्षणिक कम था। क्या था? कर्जन नहीं चाहता था कि विश्वविद्यालय राजनीति के अड्डे बने। कर्जन नहीं चाहता था कि साहित्यिक शिक्षा करें, वो चाहता था व्यावसायिक शिक्षा करें। कुछ ऐसा करें जिससे क्या हो, और अधिक प्रोडक्शन हो, कृषि पर प्रोडक्शन हो, नए नए क्या हो, प्रयोग हो। वो नहीं चाहता था कि आप शेक्सपियर पढ़कर क्या कर रहे हो, अपना ड्रेसअप आपने वैसे ही कर रखा है, बिल्कुल विद्वान बन के घूम रहे हो। ये नहीं चाहता था। कौन? कर्जन। कर्जन की एक गलत काम ने कर्जन को क्या कर दिया? सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल वाइसराय बना दिया। वो था बंगाल विभाजन। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? क्या था? हिंदू मुस्लिम जो वो था ना, उनके बीच में डिवाइड, मतलब फूट डालना था। क्या डालना था? फूट डालना था। जिस दिन कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था उसी दिन बांग्लादेश बन गया था भाई। ये भी सुन लो, क्या कर दिया था उसने? बांग्लादेश लगभग भले ही बांग्लादेश मुजीबुर रहमान ने बनाया हो, इंदिरा गांधी के समय में बना हो, लेकिन बुनियाद का पत्थर जो डाला गया वो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के दिन ही डाल दिया। ईस्टर्न पाकिस्तान। समझ में आया? ठीक है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये क्या था? राजनीतिक था, शैक्षणिक कम था। चलो, 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला में कई ठंडी जगह थी, अंग्रेज वहीं करते थे। शिमला समझौता वो अलग है, शिमला सम्मेलन, शिमला प्रस्ताव अलग है, ये शिक्षा का है। शिमला समझौता अलग है, ये शिमला क्या है? प्रस्ताव है। ये आपने 1901 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुप्त रूप से हुआ, जो भी किया गया होगा इसमें कुछ खास नहीं। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। गुरुपद दास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी इसके सदस्य थे। उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा कि थॉमस रैले कमीशन में दो भारतीय कौन थे, तो उसमें एक गुरुपद दास बनर्जी थे, दूसरे कौन थे? सैयद बिलग्रामी। क्लियर हो गया? तो कब बना? 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले कमीशन बना। अब इसके बाद क्या होता है? इसी की रिकमेंडेशन पर कर्जन के समय में ही एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनता है। क्या बनता है? अधिनियम बनता है 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके प्रावधान और मैं पहले बता दूं, पहले देखो शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन में शिमला प्रस्ताव निकाले गए, पत्रकारों ने तीखी आलोचना की। उस आलोचना से बचने के लिए इसने थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक कमीशन बना दिया। कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, 1902 का है थॉमस रैले कमीशन। उस रिकमेंडेशन पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इतना समझ में आ गया? अब उसकी मुख्य बातें क्या क्या थी? नंबर 1, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या कम से कम 50 तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम से कम 50 होनी चाहिए और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किनकी? विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए। कितना? 6 वर्ष का। ऐसा ही लिखा जाता है भाई, पहले बता दूं, ज्यादा डीप मत जाओ कि क्या करते थे, कैसे करते थे। लिखने पे मैंने कहा यहाँ सिलेक्शन होता है, लिखने पे नंबर मिलते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आप बीएड नहीं कर रहे हो, बीएड में थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है। आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि अगर माना एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 125 शब्दों में पीसीएस में, आप उसको क्या कर सको? लिख सको बिना देखे। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या कम से कम 50 तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा उन सदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाना चाहिए। अब सरकार द्वारा चुने जाएंगे तो हस्तक्षेप रहेगा। सरकार की नीतियों को क्या करेंगे? सरकार जो चाहेगी वही करेंगे वो लोग, है ना।
विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। मैंने कहा आपको कि भाई कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय बन गए डिस्पैच, वुड डिस्पैच की सिफारिश पर, पढ़ाई नहीं हो रही है वहां, खाली पेपर परीक्षाएं देने वाले कॉलेज थे वो, खाली जाओ पेपर दो, डिग्री लो, हो गया जी आपका, क्या हो गया जी, बीए हो गया आपका, क्या हो गया, जो भी होता हुआ उस जमाने। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई विद्यालयों को अध्ययन तथा शोध यानी रिसर्च, शोध मतलब रिसर्च के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालयों की सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर वीटो यानी निषेधाधिकार का अधिकार मिल गया। भाई सरकार का, मैंने कहा आपको कि सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, तो सरकार के नियंत्रण में आ गया, बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय के सेनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो यानी मैं मना करता हूं, या निषेधाधिकार, वीटो को आम भाषा में बोलेंगे तो मैं मना करता हूं, पर दूसरा जो शब्द है इसके लिए वो क्या है, निषेधाधिकार, निषेध करने का अधिकार, ये अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। सिंडिकेट को समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण का अधिकार मिल गया। सिंडिकेट समझते हो, सिंडिकेट वर्ड सुना है आपने, कहां पर यूज होता है? आजकल तो शराब माफियाओं के लिए यूज होता है सिंडिकेट, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको सरकारी मान्यता नहीं है, लेकिन आपस में आपने ग्रुप बनाया, पत्ती डाली, थोड़ी थोड़ी पैसे मिलाए और आपने क्या कर दिया, एक बड़ा सा क्या कर दिया, है ना, समझ में आ रहा है, ग्रुप है सिंडिकेट। तो यहां पे जो वर्ड यूज किया है इसने, सिंडिकेट को समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण का अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया, सरकार ने जिम्मे ले लिया। अब देखो, अब जो पॉइंट पढ़ने हैं, ये तो 6 तो रिकमेंडेशन है, जल्दी से समझ में नहीं आएंगी, 3-4 बार 5 बार आप पढ़ोगे क्योंकि आपने लिखना है ये। ठीक है, कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा, अधिनियम की आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। क्या बन गए? सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, ये अच्छी चीजें थी। कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। साथ ही 1904 ईस्वी के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। देखो भाई, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राचीन स्मारक न रहते, ताजमहल जानता थोड़े था कोई भी, था जंगलों के बीच में था ताजमहल, लोग जाते थे देखने, ऐसे वो नहीं था जैसे आज जाते हैं। ठीक है, कब का बर्बाद हो चुका होता, लाल किला बर्बाद हो चुका होता, या कुतुब मीनार, या जो भी प्राचीन, या जो हमारे मंदिर हैं, जो भी चीजें हैं, प्राचीन स्मारक हैं, अशोक की जो अभिलेख हैं। इवन मैंने आपको बताया कालसी में अशोक के अभिलेख को लोगों ने हाथ लगा कर उसकी पूरी लिपि क्या कर दी, हम लोगों ने नहीं, बिफोर क्राइस्ट का है वो अभिलेख, तब से लोग उस पर क्या कर रहे थे, हाथ लगा रहे थे। अरे भाई क्यों लगा रहे, जब समझ में नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वहां पे बिल्कुल क्या हो रखा हो, जहां तक मनुष्य के हाथ की पहुंचे वहां तक बिल्कुल क्या हो रखा, चिकना हो रखा, वो लिपि मिट गई। तो अब उसके बाहर से क्या हो गया, रेलिंग कर दी गई है, पर सरकार ने देर कर दी उसमें। ठीक है, मैंने कहा 2-3 काम अच्छे हैं इसके। नंबर 1 कृषि विभाग, नंबर 2 पुरातत्व विभाग, पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती है। नंबर 3 प्राचीन स्मारक और अभिलेख संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक और अभिलेख संरक्षण अधिनियम। समझ में आ गया, ये कर्जन के समय की अच्छी चीजें हैं। जो बुरे काम है उसको बुरा बोलिए, बंगाल विभाजन बुरा था, ये काम अच्छे थे तो इसको अच्छा बोले। प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में ही की गई। शिक्षा महानिदेशक, निदेशक मैंने कहा था आपको डायरेक्टर, और निदेशालय बोला था डायरेक्टरेट, ये है महानिदेशक। पूरे ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उन सब के लिए एक महानिदेशक, शिक्षा महानिदेशक। किसके समय नियुक्त किया गया? आंसर लॉर्ड कर्जन के समय में। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी कौन था? HW ऑरेंज था। तो भारत में पहला शिक्षा महानिदेशक कौन था? उत्तर प्रदेश वाले पूछ चुके हैं, HW
ऑरेंज था। इतना क्लियर हो गया। इस आयोग की परिधि में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को दूर रखा गया। इस आयोग की परिधि से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को दूर रखा गया। ना तो प्राथमिक पर ज्यादा बोला उन्होंने, ना माध्यमिक पे बोला, उच्च शिक्षा पर ही ज्यादा रिकमेंडेशन दी। उसी के हिसाब से एक्ट बना विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। आयोग जो है वो 2 का है। आयोग क्या है? तो आपने 2-3 चीजें पढ़नी। शिमला सम्मेलन 1901, रैले कमीशन, सर थॉमस रैले कमीशन 1902, और तीसरा काम जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये 1904। ये तीनों काम समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद आता है भाई 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। क्या आता है? 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। 21 फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें निरक्षरता समाप्त करने की नीति स्वीकृत हुई। निरक्षरता समझते हैं, एक बोलते हैं साक्षर, एक बोलते हैं निरक्षर। निरक्षर मतलब जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है लिखने का। साक्षर मतलब जो लिख सकता है, उसको पढ़ भी सकता है। ठीक है। प्रांतीय सरकारों को समाज के निर्धन और अधिक पिछड़े वर्ग हेतु निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का निर्देश दिया गया। अब इसमें क्या क्या किया गया? प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। बोला गया भैया प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। 1913 का सरकारी प्रस्ताव है। कब का है? दूसरा बोला शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। निजी प्रयास खास याद रखना है आपने कि शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। 1914 में तब तक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। आपको पता है 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है। यह प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो सके क्योंकि ब्रिटेन युद्धरत राष्ट्र हो गया। ठीक है। ब्रिटिशर्स का सारा ध्यान वर्ल्ड वॉर की तरफ चला गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? सैडलर आयोग। क्या? यहां से एक बार क्वेश्चन बना, किसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है? आंसर सैडलर आयोग। किसको? माइकल ओ सैडलर थे, एक अंग्रेज थे। ठीक है। उनको नियुक्त किया गया था। उनका काम था कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए क्या करना? रिकमेंडेशन देना। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? उससे बढ़कर क्या कर दिया? काम कर दिया। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं इसको। आपने बोलना है वाइसरॉय कौन था इसके समय? 1917 में चेक कीजिए कौन था वाइसरॉय? चेम्सफोर्ड। क्योंकि 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ते हैं आप, तो चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसरॉय। 1917 में भी था। ठीक है। तो भाई क्या हुआ? 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। सिर्फ इसने काम करना था कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन इसने क्या किया? देश के सारे विश्वविद्यालयों के लिए रिकमेंडेशन दे दी। ये अच्छी बात है। सर माइकल सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, वाइस चांसलर थे लीड्स विश्वविद्यालय के, इंग्लैंड। लीड्स कहाँ है आपका? इंग्लैंड में। सैडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद 2 अन्य सदस्य थे। मैंने कहा जहां जहां पर भारतीय सदस्य होंगे उनके नाम स्पेशल याद करने हैं। सर थॉमस रैले कमीशन में हमने गुरुपाद दास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गुरुदास दास बनर्जी और सैयद बिलग्रामी पढ़े थे। सैडलर आयोग में हमें 2 भारतीय पढ़ने हैं, सर आशुतोष मुखर्जी, सर बोलना है ना, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बन सकता है। सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए कड़ी आलोचना की और उसके बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इन्होंने कहा इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो। भाई इंटरमीडिएट कक्षाएं क्या हो? विश्वविद्यालय से पृथक हो। कहीं तो आज तक नहीं हो पाई। इसका छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं। देहरादून आप जाएंगे, डीएसबी कॉलेज के बगल में ही आपको इंटर कॉलेज दिखेगा। क्या दिखेगा? पहले ऐसे ही होता था, अंदर ही इंटर कॉलेज भी होता था, मतलब 12वीं की कक्षा भी वहीं होती थी, डिग्री कॉलेज भी वहीं होता था। इसने कहा भैया क्या इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो, विश्वविद्यालय अलग हो, इंटरमीडिएट कक्षाएं अलग होनी चाहिए। ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया गया। माध्यमिक बोर्ड का गठन किया गया किसके लिए? इंटरमीडिएट के लिए। आज भी होते हैं। जैसे उत्तराखंड का बोर्ड कहाँ है? रामनगर में। कहाँ है? रामनगर में है ना, नैनीताल। हाँ,
पहले जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में थे हम लोग, यूपी में आते थे हम, तो तब इलाहाबाद होता था, उसका कहाँ होता था, लेकिन जब उत्तराखंड बना तो हमारा रामनगर में इंटरमीडिएट की जो भी होगा। ठीक है, चलो जी। तो इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। भारत सरकार से मुक्त किया जाए, बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। भाई ग्रेजुएशन कितने साल का होता है आपका? 3 साल का होता है। करने को आप 3 महीने में भी कर सकते हो, पढ़ते तो आप लास्ट के महीने में ही हो, लास्ट के महीने में भी कहाँ पढ़ते हो, नाइट फाइटर्स हो आप लोग। आप लोग मतलब आप ही को नहीं बोल रहा, हम भी थे, सब नाइट फाइटर्स होते हैं, रात को पढ़ते हैं, सुबह पास हो जाते हैं, बढ़िया है ना। साल भर पढ़ना पड़ता है, सहमत है मेरी इस बात से? 3 महीने में ग्रेजुएशन हो सकती है? हाँ हो सकती है, 3 साल तक खुश रहते हैं आप। चलो मैं तो कह रहा हूँ खुला छोड़ दीजिए ना, बोलिए कि आइए पेपर दीजिए और क्या डिग्री लीजिए। 1-1 साल का वेट क्यों करना, जल्दी जल्दी करो, है ना। हाँ जी, हाँ ठीक है। जैसे यूपीएससी है, क्या करती है यूपीएससी? कहती है मेरा एग्जाम निकालो, ये सिलेबस है, सिलेबस देती है आपको, बोलती है आप क्या हो, आपसे मांगती है सिर्फ ग्रेजुएट। क्या होना चाहिए आप? ग्रेजुएट। 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 21 से 32 तक 6 चांस देती है जनरल को। क्या बोलती है? उसको कोई मतलब नहीं होता कि आप बीएससी हो, उसको ये मतलब नहीं होता आप जेडबीसी से हो, आप पीसीएम से हो, आप इतिहास में निकाल लो, आप सब्जेक्ट ले लो एक हिस्ट्री, बाकी मेरे पेपर जो जो ये सिलेबस है इसको निकालो। अगर आप निकालते हो तो हम आपको लबासना भेजेंगे, नहीं तो फिर तैयारी करो अगले वाले की। यही बोलती है ना। कोई आर्ट वाला है, क्या वो केमिस्ट्री ले सकता है? हाँ ले सकता है। फिजिक्स ले सकता है? हाँ ले सकता है। मैथ्स ले सकता है? ले सकता है। अपनी क्षमताएं देख लो भाई। जब साइंस वाला, जब एक बीटेक जो है, जो इंजीनियर है, वो ज्योग्राफी लेता है, हिस्ट्री लेता है, पब्लिक एड लेता है, पॉलिटी लेता है, तो एक आर्ट वाला भी ले सकता है। फिर तो खुली छूट है, कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आपने ग्रेजुएशन में तो आपका ये था, ये क्यों लिया आपने, कुछ नहीं। ऐसा ही होना चाहिए कायदे से। अपनी क्षमताएं, है ना, अपनी क्षमताओं के आधार पर। तो भाई इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, बंगाल सरकार के अधीन किया जाए, स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए। कुलपति समझते हैं? वैसे तो मैंने कहा राज्य के अंदर के जितने डिग्री कॉलेज हैं उनके कुलपति कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। इसलिए आप पढ़ते हैं वाइस चांसलर, वहां पर क्या बोलते हैं? जो आपके प्रशासन में बैठे होंगे वो वाइस चांसलर होंगे, चांसलर जो होगा वो गवर्नर होगा। और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे देश के, उन सबका चांसलर कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे आपका पहले हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय था, उसके चांसलर पहले गवर्नर होते थे उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के गवर्नर होते थे, लेकिन अब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, तो अब उसके चांसलर कौन है? उपराष्ट्रपति है। बाकी वहां पे वाइस चांसलर होंगे जो प्रमोट होकर जाते हैं, है ना। ठीक है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो, महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए। भाई क्या दिया जाए? ये अच्छी बात थी इनकी कि महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए। साथ ही साथ औद्योगिक व प्रशिक्षण से संबंधी समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाए। क्या किए जाए? विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाए। अब इसमें हमने कुछ पढ़ना है कि क्या हुआ। तो सैडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। क्या हुई? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पर हुई? आंसर सैडलर आयोग की रिकमेंडेशन पर हुई। सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, अरे भाई अब नए कॉलेज बनने लग गए, पहले वो बना था कौन सा? पंजाब। कब? 1882। इलाहाबाद 1887। अब बन गया भाई मैसूर, कहाँ? कर्नाटक में। कब? 1916 में। कब? पटना में बन गया भाई 1917 में। बनारस में बन गया 1916 में। बनारस पहले का, पटना बाद का। बनारस 1916, पटना 1917। अलीगढ़ में बन गया भाई 1920। क्या बन गया? 1920। ढाका में बन गया बांग्लादेश 1921। लखनऊ में बन गया 1921। हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। क्या किए गए? इतने सारे विश्वविद्यालय जो थे वो सैडलर कमीशन की रिकमेंडेशन की देन थे। शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया। क्या बन गया? अभी कहां है शिक्षा?
3 लिस्ट होती है, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बताओ। कॉन्करेंट का है, किसमें है? पहले किसका विषय था शिक्षा? स्टेट का था। स्टेट में प्रविष्टि संख्या क्या थी? एक बार पूछा गया प्रश्न। बेयर एक्ट निकालिए, क्या 25वें नंबर पे था? चेक कीजिए। बेयर एक्ट में लिस्ट निकालिए और उसमें देखिए क्या स्टेट में 25वें नंबर पे था। शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया भाई। विश्वविद्यालय के संचालन का नियंत्रण प्रांतों को हो गया। किसको हो गया? प्रांतों को हो गया। देखिए, कॉन्करेंट में नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं स्टेट लिस्ट में जब था तो क्या 25वें नंबर पर था, और अब वो कॉन्करेंट लिस्ट में किस नंबर पर है शिक्षा? समवर्ती सूची में अब शिक्षा 25वें में था। किस संविधान संशोधन से हटाया गया उसको? नंबर लिखा होगा उसमें 25वें नंबर पे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची के 25वें नंबर से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में डाला गया। नंबर बताइए समवर्ती सूची पे शिक्षा कहां पर है? अगला है भाई हार्टोग शिक्षा समिति। कौन सी? हार्टोग शिक्षा समिति 1929। शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। हार्टोग के समय में कौन था? इरविन था क्या? चेक कीजिए भाई। हार्टोग शिक्षा समिति जब बन रही है, लॉर्ड इरविन, हाँ, तो आयोग ने सिफारिश की भाई इरविन के समय में हार्टोग शिक्षा समिति 1929 की सिफारिशें प्राथमिक स्तर पर बल दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा पर मतलब बल दिया जाए। ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं और उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो योग्य हो। उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो योग्य हो। मेरिट लगती है आपकी एमएससी के लिए? कितनी सीटें होती है एमएससी में? अरे भाई एमएससी में कितनी सीटें होती हैं आपके यहाँ? 500 तो नहीं होती ना? कितनी होती है? 50 तक होती हैं। इंटर करके कितने लोग निकलते हैं? बहुत सारे लोग निकलते हैं। एमएससी किसको मिलती है? योग्य व्यक्ति जो मेरिट में होगा, है ना। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्किमिडीज, न्यूटन, इनका कोई परसेंटेज नहीं था। क्या नहीं था? क्योंकि एक प्रैक्टिकल में पूछ रहे थे सर कि भाई आपका 10th में क्या परसेंट है, आपका इंटर में क्या परसेंट है, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा न्यूटन का क्या परसेंट था? आप मेरे से प्रैक्टिकल में पूछिए, डार्क रूम प्रैक्टिकल फिजिक्स में जो होते हैं, आप मेरे से प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछिए, उस बेस पे नंबर दीजिए। मेरे 10th और इंटर के बेस पे मत दीजिए। हालांकि 10th में अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीजन थी, बता सकता था मैं, लेकिन जहां पर कुछ गलत हो रहा हो वहां पर आवाज उठाइए, ठीक है। शिक्षक भी अच्छे थे, मैंने बड़े तहजीब और तमीज से बोला, उन्होंने भी अच्छे नंबर दिए, टॉप नंबर मुझको दिए थे किसमें? प्रैक्टिकल में। सिर्फ ये कहने पर कि सर मैं भले ही मेरा थ्योरी में अच्छा हाथ नहीं है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल, डार्क रूम प्रैक्टिकल में मैं स्पेशलिस्ट हूँ, फ्रिंजेस बनाना जानता हूँ, फ्रिंजेस निकालना जानता हूँ। समझ में आया? तो उन्होंने मुझे डार्क रूम प्रैक्टिकल से ही पूछे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो विश्वविद्यालय को सुधारने के प्रयत्न किए जाए और उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो योग्य हो। क्या हो? योग्य हो। हार्टोग शिक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। गठन नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? पुनर्गठन हुआ। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935 पुनर्गठन। समझ में आ गया? उसके बाद भाई वर्धा योजना आती है। वर्धा नदी भी है, वर्धा जगह भी है। कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र में पड़ती है, महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी की बात समझ में नहीं आई लोगों के। महात्मा गांधी जो बताना चाह रहे थे वो इस देश के हिसाब से बता रहे थे कि भैया ऐसा करो, क्या बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दो। क्या दो? उनको सिखाओ क्या करना, कुछ बनाना सिखाओ, उनको कुछ करना सिखाओ उनको। लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई, यहां के लोगों की समझ में नहीं आई। किनके समझ में आई? 6 अगस्त 9 अगस्त को 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी में 1945 को परमाणु बम गिर गया। पहले का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन। बर्बाद हो गया जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बुरी तरह बर्बाद हो गया, तबाह जिसे बोलते। उनकी समझ में आई। उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सिखाया उन्होंने। उन्होंने उनको क्या सिखाया?
उद्यमी बनाना सिखाया। उन्होंने कहा बेटा क्या करो, असेंबल करो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम असेंबल करो, ये करो वो करो। पहले उनको एटिकेट सिखाए, 5वीं कक्षा तक सिर्फ तमीज और तहजीब सिखाई। क्या सिखाई? तमीज और तहजीब सिखाई। और उसके बाद उनको क्या बनाया? व्यावसायिक बनाया। और वो क्या बन गया? जापान विकसित बन गया। क्या बन गया? अब गांधी जी की बात सुनिए, महात्मा गांधी थे वो। नो कंट्री अदर देन इंडिया एंड नो रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म कुड हैव प्रोड्यूस्ड गांधी। हरिजन उनका समाचार पत्र था। क्या था? गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे गए अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, नदी भी है, जगह भी है, आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई, जिसकी कुछ सिफारिशें इस प्रकार थी। नंबर 1, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। भाई गरीबी इतनी थी कि कहां से पढ़ाते। पहली बात उनकी समझ में आ गई थी कि जब निःशुल्क होगी शिक्षा, अनिवार्य होगी, तो हर कोई पढ़ाएगा। तो 7 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाषा। क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। क्या बन सके? आप अगर मातृभाषा में बात कर रहे हो ना, आधा तो व्यक्ति क्या होगा, आपसे वैसे ही जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? गांव का आदमी क्यों डरता है? इसलिए क्योंकि उनकी भाषा ही दूसरी है। आप क्या करते हो? डोमिनेंट बनते हो, दूसरी भाषा को बोलकर आप डोमिनेंट बनते हो और दूर हो जाते हो। किससे? आम आदमी। कभी उनके नजदीक जाके देखना यार, सर कटा के दे देंगे वो लोग। कौन? जिन लोगों के लिए आपने काम करना है। समझ में आया? क्षेत्रीय भाषा में करोगे तो और नजदीक चले जाओगे आप। अब आप इंग्लिश में ही बतियाओगे, फिर तो हो गया, फिर तो दूर हो जाओगे आप उनसे, है ना। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, छात्र को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। क्या मिले? इन्होंने तो ये भी कहा था कि बच्चों से कुछ बनवाओ, उसके बाद वो प्रोडक्ट बेचो, उससे शिक्षकों के वेतन भी निकलेंगे। क्या निकलेंगे? खाली किताबें पढ़ के क्या होगा यार। और इस देश के लिए जरूरी भी था उस समय। हमारे यहाँ उद्योग इसीलिए विकसित नहीं हो पाए। आज भी हमारी मानसिकता ग्रुप सी की इसीलिए है, क्योंकि हमें उद्यमी बनाया नहीं गया। हमें तो क्या बनाया गया? मतलब सरकारी नौकरी करनी है, ग्रुप सी निकालना है बस किसी भी हाल में। उससे ऊपर सोचा नहीं, है ना। उससे ऊपर सोचो, बनोगे अगर सोचोगे तो। द्वितीय महायुद्ध हो गया, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं इसको? दुर्भाग्य बोल सकते हैं। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। गांधी जी की बात क्या हो गई? उन धमाकों में दब गई नीचे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। ठीक है। सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना किसके समय की है भाई? लॉर्ड वेवेल के समय की है, 1944 की है। वेवेल लिख दीजिए उसके सामने। 1944 में भारत सरकार ने शिक्षा सलाहकार पर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विस्तृत योजना पेश की। सिफारिशें बता रहा हूं सीधे। नंबर 1, देश से प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। देश में क्या किए जाएं? प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 6 से 11 तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। अगला बोला 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष शिक्षण की व्यवस्था हो। क्या हो? मतलब 5वीं तक पढ़ गए, 5 या 6, फिर 6 वर्ष की शिक्षा हो। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हों, एक हो विद्या विषयक और दूसरे हो प्राविधिक और व्यावसायिक। तो व्यावसायिक आईटीआई क्या होता है? व्यावसायिक होता है। और मतलब गुलाम देश का ये आखिरी योजना है। सार्जेंट योजना जो है वो क्या है? शिक्षा पर। क्योंकि इसके बाद सीधे देश आजाद हो जाएगा। 1948-49 में राधा कृष्णन कमीशन आएगा। क्या आएगा? उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि 2 प्रकार के विद्यालयों की बात की। विधि विषयक MA BA, ये सॉरी विद्या विषयक MA BA जो भी आपने करनी, साइंस BSc BCom, है ना। दूसरा हो गया प्राविधिक और व्यावसायिक, ITI IIT, है ना, और नर्सिंग कॉलेज वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब जो भी चीज बनती है। सार्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटेन काल, तो ब्रिटिश काल का अंतिम जो योजना है मतलब शिक्षा पर, वो है सार्जेंट योजना, लॉर्ड वेवेल के समय। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास कैसे हुआ वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।